हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ अ पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 3। ओके, देखिए लास्ट पार्ट में हम लोगों ने बहुत कुछ समझा था एमएलए के बारे में। एंड आई होप आप बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन कर लिए होंगे अपने दिमाग में, क्या क्या कौन कौन से कितने एमएलए होते हैं, है ना। एमएलए के बारे में आइए थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए इसमें गिवन क्या है, एवरी स्टेट इन इंडिया एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली। इंडिया में प्रत्येक स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली ज़रूर होती है, ठीक है। एवरी स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज। एवरी स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज आर कॉन्स्टिट्यूंसीज। मैंने आपको बताया था कि ये देखिए बहुत सारे स्टेट हैं आपके, ठीक है ना, बहुत सारे स्टेट हैं और हर स्टेट में क्या होगा, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। एक लेजिस्लेटिव क्या होती है, असेंबली होगी, है ना। ईच स्टेट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज। ईच स्टेट, अब ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक स्टेट में क्या होगा, प्रत्येक स्टेट में ईच स्टेट हैज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज। एक स्टेट है, मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश है आपका, इसको डिवाइड किया जाएगा कई सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, कई सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। अब कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का मतलब होता है कि बहुत सारा एक एक ऐसा एरिया, निर्वाचन क्षेत्र जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ से एक एमएलए जीतेगा, ठीक है ना। एक एमएलए वहाँ से बनेगा, एक एमएलए वहाँ से बनेगा, एक एमएलए वहाँ से बनेगा। अच्छा, बनेगा कैसे, लोगों के द्वारा, वोट के द्वारा। लोग अगर इसको पसंद करेंगे तभी बनेगा, नहीं तो दूसरा पर्सन भी बन सकता है, ठीक है। कई सारे मेंबर खड़े होते हैं। एक आप ये समझिए कि एक स्टेट है, एक स्टेट को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया। हर पार्ट का इलेक्शन होता है। उस इलेक्शन में हर पार्ट में कई सारे मेंबर खड़े होते हैं, ठीक है ना। कई सारे मेंबर चुनाव में खड़े होते हैं। वहाँ से एक ही व्यक्ति को ही चुना जाएगा, खड़े चाहे 1000 खड़े हो जाएं, लेकिन चुनाव वहाँ से एक ही जाएगा। यानी एक पार्ट का मालिक एक ही एमएलए होगा, यानी विधायक उसी वही होगा, ठीक है। बात ये समझ में आ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप बिलो, इट शोज दैट ईच स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इंटू 68 असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश में अब आप समझिए, हिमाचल प्रदेश एक आपका स्टेट है। हिमाचल प्रदेश आपका ये रहा, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है आपका, एक स्टेट है जिसको कितने पार्ट में बांटा गया, 68 पार्ट में। इसका मतलब वहाँ पर कितने एमएलए होंगे बेटा, सीधा सा एग्जाम्पल है। एमएलए भी कितने होंगे, 68 होंगे। यानी जितने एमएलए उतने ही कॉन्स्टिट्यूंसीज एरिया होती हैं, ठीक है। अमूमन यही माना जाता है। 68 असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूंसीज, फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी से, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जो लोग होते हैं चुनते हैं वन रिप्रेजेंटेटिव, अपने एक प्रतिनिधि को, है ना, अपने एक ही प्रतिनिधि को चुनते हैं, वन को, 1000 को नहीं चुन लेंगे कि एक एरिया से कई चुन लेंगे। हु देन बिकम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और यही क्या बन जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन जाता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक असेंबली में ये लोग बहस करते हैं ना। एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जहां पर ये लोग बहस करते हैं, डिस्कशन करते हैं। जैसे भारत में भारत की लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, भारत की लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट है। क्या है, पार्लियामेंट, संसद, जहां पर कई सारे लोग वहां पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। द पीपल इलेक्ट द वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम्स अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यू वुड बी नोटिस दैट पीपल स्टैंड्स इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज। बहुत सारी पार्टी से जुड़े होते हैं। दीज एमएलए देयर फॉर बिलोंग टू द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, और ये एमएलए कई सारी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है। हाउ डू पीपल, अब क्वेश्चन दिमाग में ये बनता है कि हाउ डू पीपल, ये पीपल कैसे क्या करते हैं, कैसे करते हैं। हु आर द एमएलए बिकम द मिनिस्टर, जो बाद में यही एमएलए, आप देखे होंगे कि यही एमएलए बाद में मिनिस्टर भी बन जाते हैं, चीफ मिनिस्टर भी बन जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो जाता है कि कोई भी एमएलए विधायक बन गया, वो मिनिस्टर फिर बाद में कैसे बन जाता है, और फिर चीफ मिनिस्टर कैसे बन जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, आगे देखिए। अ पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए हैव वन मोर देन हाफ नंबर ऑफ कंस्टिट्यूंसीज इन अ स्टेट कैन बी सेड टू बी अ मेजोरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखिए, यहाँ से अंडरलाइन करिएगा। अब पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसी पार्टी है ना, एक ऐसी पार्टी के एमएलए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एक्सेट्रा, और कोई भी पार्टी हो, अगर उसके एमएलए जीत गए हैं, अगर उसके एमएलए ज़्यादा जीत गए हैं, जैसे मैंने आपको ज़्यादा का मतलब, जैसे मैंने आपको यूपी का एग्जांपल लास्ट वीडियो में बताया था ना कि 400, अगर मान लीजिए वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसीज एरिया है, तो इसका मतलब 400 एमएलए वहाँ बनेंगे। तो 400 एमएलए में अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो 201 एमएलए उसके जीत गए हैं, अगर 201 एमएलए जीत गए हैं, तो वो क्या कही जाएगी, मेजोरिटी बोली जाती है। क्या बोली जाती है, मेजोरिटी। तो यानी ये जो 201 वाली पार्टी है ये मेजोरिटी कही जाएगी, जबकि 199 वाली पार्टी क्या कही जाएगी, माइनॉरिटी कही जाएगी। क्या बोली जाएगी, माइनॉरिटी बोली जाएगी। ये बात समझ में आ रही है ना, मेजोरिटी माइनॉरिटी, ठीक है। अब देखिए
constituencies in the state can be said into the majority. The political party that has the majority, और ऐसी पार्टी जिसके पास मेजोरिटी है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल जिसके पास 201 एग्जांपल मैंने लिया था कि 1 MLA है, इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। उसी को जिसके पास मेजोरिटी होगी बेटा उसी को रूलिंग पार्टी बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, दिमाग में इसको रख लीजिए। जिस पार्टी के पास मेजोरिटी होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रूलिंग पार्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रूलिंग पार्टी। जिस पार्टी के पास मेजोरिटी होगी वही रूलिंग पार्टी होगी। जिस पार्टी के पास मेजोरिटी होगी वही क्या होगी, रूलिंग पार्टी होगी। जाहिर सी बात है 400 अगर 400 सीट थी वहाँ पर, 400 सीट थी, अब 400 सीट में 201 मान लीजिए बीजेपी को मिल गया तो बीजेपी ही क्या आ जाएगी, रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी का मतलब उस एरिया में वही शासन करेगी, बीजेपी का शासन हो जाएगा उस एरिया में, ठीक है ना। ये बात है इसमें, ठीक है। उसी को मेजोरिटी कहेंगे। बाकी जो बचेंगे उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको तो मेजोरिटी कह दिया। बाकी जो बचेंगे उसको क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी बोलते हैं, प्लस अपोजिशन भी बोलते हैं। यानी रूल, एक होती है रूलिंग पार्टी और एक होती है अपोजिशन पार्टी। रूलिंग पार्टी वो होती है जिसके पास मेजोरिटी होती है। जो मेजोरिटी होती है वो क्या होती है, रूलिंग पार्टी, ठीक है। और जो माइनॉरिटी होती है वो क्या होती है, वो जो माइनॉरिटी वो अपोजिशन पार्टी होती है। वो क्या होती है, अपोजिशन पार्टी होती है, ठीक है ना। मैं इसमें राइट करता हुआ नहीं बन रहा है ठीक से, आप लोग समझ लीजिएगा। उनको अपोजिशन कहा जाएगा, ठीक है ना, कि वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट हिमाचल प्रदेश हैज़ 68 MLA कॉन्स्टिट्यूंसी। जैसे हिमाचल प्रदेश में 68 MLA कॉन्स्टिट्यूंसीज थी तो जाहिर सी बात है वहाँ से कितने बनेंगे, वहाँ से 68 ही तो बनेंगे MLA, ठीक है। अब ये देखिए, ये मैप आपको सब कुछ क्लियर कर देगा। अब देखिए यहाँ पर इलेक्शन चुनाव हुआ हिमाचल प्रदेश का चुनाव हुआ। चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर पता चल गया कि कितने MLA किस पार्टी के जीत रहे हैं। तो अब यहाँ से आप पता लगाइए, आप खुद बताएंगे मुझे कि मेजोरिटी कौन है और माइनॉरिटी कौन है। तो देखिए पॉलिटिकल पार्टी में सबसे पहले ये भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं बीजेपी, ठीक है ना। नंबर ऑफ MLA इलेक्टेड, कितने जीत रहे हैं यहाँ से, 44 MLA जीत गए हैं। टोटल कितने थे बेटा, 68 में 44 कौन ले गया, भारतीय जनता पार्टी ले गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास कितने हैं, 21। ये रिकॉर्ड सही का है, कब का है, 2017 का। आप लोग नेट में डालेंगे 2017 का तो सेम यही रिकॉर्ड निकल के आएगा, 2017 यानी 2017 की बात कर रहे हैं, 2021 चल रहा है। पुराना रिकॉर्ड देकर आपको समझाया जा रहा है। देखिए ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितना मिला, 21। दूसरी जो पार्टी रही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसको केवल एक ही MLA इसका जीत पाया। पूरे हिमाचल प्रदेश में इसको एक ही MLA मिला उसको, ठीक है ना। और बाकी इंडिपेंडेंस और जो कुछ ऐसी पार्टीज रहती हैं जो बिना नाम की पार्टी, कुछ लोग ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, है ना, अपने नाम से वो उनमें से 2 लोग जीते। तो अब आप मुझे ये बताइए सब मेजोरिटी कौन है यहाँ पे, बताइए मुझे। मेजोरिटी किसके पास है, बीजेपी के पास है। जाहिर सी बात मेजोरिटी किसके पास है, बीजेपी के पास है। तो जब मेजोरिटी बीजेपी के पास है तो रूलिंग पार्टी कौन बनेगी, बीजेपी बनेगी। यानी यही लोग रूलिंग पार्टी में आएंगे। रूलिंग पार्टी का मतलब यही लोग शासन करेंगे। अब शासन कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अपोजिशन में कौन आएगा, अपोजिशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनेगी, सबसे बड़ी पार्टी। यानी बीजेपी के बाद अगर सबसे बड़ी पार्टी हुई सेकंड नंबर पे तो कौन है, कांग्रेस। थर्ड नंबर पे ये लोग पार्टी आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। फिर देखिए कैंडिडेट्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज वन 2017 असेंबली इलेक्शन एंड बिकेम MLA। वो क्या बन गए, MLA बन जाते हैं। 2017 में जितने भी MLA जीते हैं ना, चाहे वो जिस भी पार्टी को, कहे जाएंगे सभी MLA। ये ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी के मेंबर कम जीते हैं तो वो लोग MLA नहीं कहे जाएंगे, MLA सभी कहे जाएंगे। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि बीजेपी में मान लीजिए 44 MLA जीते हैं तो 44 MLA इनके नंबर में हैं तो वो सभी क्या कह जाएंगे, MLA कह जाएंगे, ठीक है। इसके बाद कांग्रेस में मान लीजिए 21 जो जीते हैं वो भी MLA ही कहे जाएंगे, ठीक है ना। और बाकी जो 1 जीते हैं वो भी MLA, यानी हैं सभी MLA, ठीक है ना। और जो हार गया वो MLA नहीं कहलाएगा, ठीक है। और ये सभी बैठेंगे कहाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठने के अधिकारी हो जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठने के अधिकारी हो जाते हैं। लेकिन रूलिंग पार्टी कौन बनेगी, रूलिंग पार्टी वही बनेगी जिसके पास, जिस पार्टी के पास, जिस दल के पास सबसे ज़्यादा मेंबर होंगे। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखिए सिंस द टोटल नंबर ऑफ MLA, अब ध्यान दीजिए यही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा समझिएगा यहाँ से। हाँ, सिंस द टोटल नंबर ऑफ MLA इन द लेजिस्लेटिव असेंबली 68, टोटल 68 थे, पॉलिटिकल पार्टी हैव नीडेड टू हैव 34 MLA। यानी 68 में से
अगर किसी को शासन करना है, रूलिंग पार्टी बनना है, तो 34+1 मिलना चाहिए, ठीक है। तो वही इसमें कह रहा है कि 34 MLA क्या होना चाहिए, मोर देन 34 से अधिक होना चाहिए। लेकिन वो तो 34 से काफ़ी अधिक बीजेपी को मिल गया, वो तो बहुत अच्छी बात है, 44 मिल गया उसको, है ना। तो 34 से +1 चाहिए था, ठीक है, बीजेपी को, तो जो कि मिल चुका है, 44 मिल चुका है। इन ऑर्डर टू गेन द मेजोरिटी, उसको मेजोरिटी मिल गई है। द भारतीय जनता पार्टी विद 44 MLA हैड द मेजोरिटी, ये मेजोरिटी हो गई। इट बिकेम द रूलिंग पार्टी, और यही क्या हो गई, रूलिंग पार्टी हो गई। ऑल अदर MLA, जो दूसरे MLA हैं, बिकेम द अपोजिशन, वो सभी क्या बन गए, विपक्ष बन गए। यानी ये जो रूलिंग पार्टी हो गई ये पक्ष हो गई और वो विपक्ष हो गए, यानी अपोजिशन में हो गए। इन दिस केस द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द मेजर अपोजिशन पार्टी। अच्छा, अगर इसमें ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कौन थी, तो कांग्रेस सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी रह गई, ठीक है। सिंस, क्योंकि इट हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द MLA आफ्टर द बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी यही थी, इसलिए अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन आया, कांग्रेस आई, जबकि रूलिंग पार्टी में आपकी बीजेपी आई, ठीक है। एमंग द अपोजिशन वर अदर पार्टी, जो भी सभी पार्टीज हैं, इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जितने भी लोग हैं ये सभी लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेंगे। अब देखिए हुआ क्या, आफ्टर द इलेक्शन, जब चुनाव हो गया, चुनाव के बाद द MLA बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी, जो MLA रूलिंग पार्टी को क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, आफ्टर द इलेक्शन MLA बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी विल इलेक्ट दियर लीडर। अब देखिए यहाँ से अब आप समझिएगा कि जो, अब देखिए, अब समझिए बीजेपी ने क्या किया, 44 MLA उसके जीते हैं ना, 44 विधायक हो गए। अब इनके बीच में होगा क्या, अब इन्हीं के बीच में आप समझिएगा। अब देखिएगा, अब ये लोग अपने लीडर को चुनते हैं, ये लोग 44 MLA अपने किसको चुनेंगे, लीडर को। लीडर को मतलब कि अब एक व्यक्ति ऐसा चुनेंगे जिसके अंडर में सारे लोग काम करना चाहेंगे। तो आफ्टर द इलेक्शन, चुनाव के बाद, MLA बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी से बिलोंग कर रही है, जैसे कि बीजेपी, इलेक्ट दियर लीडर, अपने लीडर को चुनती है, हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर, और यही लीडर क्या बन जाता है, चीफ मिनिस्टर। तो अब आपके दिमाग का जो क्वेश्चन है, जो दिमाग में क्वेश्चन रहा होगा, चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पूरे राज्य में चुनाव हुआ स्टेट में, ठीक है ना, जो सबसे बड़ी पार्टी बनी, जैसे बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी एग्जाम्पल में, ठीक है ना, 44 MLA थे, तो यही रूलिंग पार्टी हो गई, मेजोरिटी हो गई। फिर यही मेजोरिटी वाले मेंबर अपने एक लीडर को चुनते हैं, अपने बीच से ही एक लीडर को चुन लेते हैं, कह देते हैं भाई आप हमारे लीडर हैं, और आप ही, वही जो लीडर चुना जाता है उसी को हम लोग चीफ मिनिस्टर कह देते हैं। वो चीफ मिनिस्टर गवर्नर के द्वारा शपथ ले लेता है और चीफ मिनिस्टर बन जाता है उस राज्य का। फिर देखिए, इन दिस केस द बीजेपी MLA चूज श्री जयराम ठाकुर। अब देखिए, उस समय श्री जयराम ठाकुर एज द लीडर के रूप में चुने गए थे। तो आप 2017 का इलेक्शन उठा के देखेंगे, 2017 का, उसमें श्री राम जय ठाकुर ही आपको मिलेंगे। श्री राम जय ठाकुर एज द लीडर ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, जो क्या बन गए, चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट, और जब चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो फिर चीफ मिनिस्टर क्या करेगा, आप देखिए चीफ मिनिस्टर का काम देखिए, द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट द अदर पीपल एज ए मिनिस्टर। अब देखिए, ये जो 44 मेंबर्स थे, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो 44 MLA थे, किसके थे, बीजेपी के थे, मेजोरिटी में थी, तो इसको क्या कहा गया, रूलिंग पार्टी। इसके अलावा जो पार्टी रही, जितने, जैसे 21 रहे और भी 1 वो अपोजिशन हो गई, तो उनकी बात अब छोड़ देते हैं। वो सभी MLA ज़रूर हैं, वो सभी लेजिस्लेटिव असेंबली में ज़रूर बैठेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं अब रूलिंग पार्टी की। ये रूलिंग पार्टी है, इसके 44 MLA हैं, इन्होंने अपने लीडर को चुना, वो लीडर क्या बन गया, CM बन गया, वो लीडर क्या बन गया, CM बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया। अब चीफ मिनिस्टर क्या करेगा, चीफ मिनिस्टर इन्हीं 44 MLA में से कम 10, 12, 13, है ना, 10, 12, 13 जितने भी चाहे उतने व्यक्तियों को क्या बना सकता है, वो मिनिस्टर बना सकता है, यानी वो तो चीफ मिनिस्टर हो गया। लेकिन 44 जो MLA हैं, तो 44 मिनिस्टर थोड़ी बन जाएंगे। मिनिस्टर तो केवल 8, 10, 12, 15 इतने ही बन सकते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि डिपार्टमेंट तो उतने ही होते हैं ना, तो जितने डिपार्टमेंट होते हैं उतने मिनिस्टर बन जाते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा डिपार्टमेंट क्या होता है। डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई स्टेट है, तो स्टेट में कोई डिपार्टमेंट हो गया, इरिगेशन का डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट, है ना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो जितने डिपार्टमेंट होंगे उतने ही मिनिस्टर बनते हैं बेटा, याद रखिएगा, जितने डिपार्टमेंट होते हैं उतने ही मिनिस्टर बनते हैं। और कभी कभी एक मिनिस्टर को 2 डिपार्टमेंट भी दे दिया जाता है। जैसे एक मिनिस्टर कोई है ना, कोई परिवहन मंत्री है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, साथ ही साथ उसको
आप कह सकते हैं इरिगेशन का भी काम दे दिया गया, सिंचाई विभाग का भी मंत्री बना दिया गया। तो ये भी चाहे तो उसको दो अधिकार दे सकते हैं। अच्छा, तो मिनिस्टर कैसे बन रहे हैं? मिनिस्टर कैसे बन रहे हैं? चीफ मिनिस्टर बना रहा है ना मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर उन जीते हुए, अपने ही पार्टी के जीते हुए एमएलए को ही क्या बना रहा है? मिनिस्टर बना रहा है। ठीक है, तो ये पावर चीफ मिनिस्टर के पास होता है। जबकि चीफ मिनिस्टर को चुनने का काम किसका होता है? इन्हीं सभी लीडरों का काम होता है। तो आप समझ गए होंगे इन दोनों के बीच में आपस में संबंध है। तो यही चीज़ इसमें दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। ये जो इसमें एग्जाम्पल दिया गया, जो मैंने आपको बता दिया, वही सब बातें इसमें दी गई हैं कि श्री जयराम ठाकुर एज द लीडर के रूप में चुने गए। ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। श्री राम जय ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। और जब बन गए तो चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट द अदर पीपल। जब ये दूसरे पीपलों को चुनते हैं तो एज ए मिनिस्टर, तो मिनिस्टर वही बन जाते हैं। आफ्टर द इलेक्शन, चुनाव के बाद होता क्या है? इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर। ध्यान दीजिएगा, लीडर चुनने का काम किसका है? लीडर चुनने का काम उसी पार्टी के मेंबर का है। 44 मेंबर चुन रहे हैं कि हाँ हमारा एक लीडर बनेगा, लेकिन इस लीडर को अपॉइंट करने का काम कि भैया आज से आज आप चीफ मिनिस्टर हैं, इस चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम, शपथ दिलाने का काम गवर्नर करता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? तो गवर्नर करता है। याद रखिएगा, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर को, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हो, तो उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, है ना, प्रेसिडेंट। आप कह सकते हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो स्टेट द अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। ठीक है, तो जितने भी जो भी चीफ मिनिस्टर होगा उसको गवर्नर अपॉइंट करेगा। साथ ही चीफ मिनिस्टर ने जितने लोगों को मंत्री बनाने की कोशिश की थी, जितने लोगों को मंत्री बनाना चाहा था, उनको भी अपॉइंट करने का काम कौन करता है? उनको भी अपॉइंट करने का काम गवर्नर करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से चीफ मिनिस्टर बन गए, और चीफ मिनिस्टर के साथ में 8 या 10 मंत्री भी बन गए, और सभी को अपॉइंट करने का काम कौन किया? गवर्नर ने किया। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या काम होता है। अब ये लोग अपने अपने डिपार्टमेंट के बन जाएंगे, है ना, कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट का, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का, है ना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। अब सभी अपने अपने डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हो गए, हेड माने जाते हैं। याद रखिएगा, एक स्टेट में एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी डिसीजन लेना होगा एग्रीकल्चर मिनिस्टर लेगा, इरिगेशन जो डिपार्टमेंट काम करना होगा एग्रीकल्चर मिनिस्टर लेगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। The chief minister and other minister have the responsibility of running various government department और ministries। और यही चीफ मिनिस्टर और जो दूसरे मिनिस्टर होते हैं ना, इन्हीं के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आ जाती है उस स्टेट की, कि भाई अब इस स्टेट में अब विकास करना है। अब तो इलेक्शन हो गया, अब हमें क्या करना है? अब हमें विकास करना है। अब हमें अपने अपने डिपार्टमेंट का क्या करना है? विकास करना है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ ये भी आ सकती है, सर वो जो एमएलए रहे, जीते रहे, उनका क्या काम होता है? उस एमएलए का भी काम अपने क्षेत्र का विकास करना होता है। ठीक है ना, उस एमएलए का काम भी अपने एरिया का क्या करना होता है? विकास करना होता है, रिप्रेजेंट करने का काम होता है। बशर्ते जो मिनिस्टर होता है ना, वो एक पूरे स्टेट का मिनिस्टर होता है, यानी उसको पूरा एक डिपार्ट दे दिया जाता है, एक भाग दे दिया जाता है कि भाई एग्रीकल्चर का काम ये मिनिस्टर संभालेगा। तो ये जो विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, ये इसी मिनिस्टर से बात करते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये विकास नहीं हो रहा है, तो फिर मिनिस्टर इनकी हेल्प कर देता है। ठीक है ना, तो इस तरह से मिलजुल कर क्या होता है? काम होता है स्टेट का। तो दे हैव द सेपरेट ऑफिसेस एंड लेजिस्लेटिव असेंबली जो प्लेस। अच्छा, यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ से अंडरलाइन क्या करेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली का डिफिनीशन अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस, एक ऐसा प्लेस होता है वेयर ऑल द एमएलए, जहाँ पर सभी एमएलए क्या होते हैं? वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो, और फ्रॉम द अपोजिशन मीट, चाहे वो अपोजिशन का हो, मीट मिलते हैं वहाँ पर, एंड डिस्कस द वेरिएशन, और बहुत सारे डिस्कशन करते हैं कि हमें अपने स्टेट का विकास कैसे करना है। हैंस सम एमएलएज हैव ड्यूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बहुत सारे एमएलएज ऐसे होते हैं जिनके पास दो दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है। मैंने बताया ना कि एक काम की जगह दो दो काम उनको दे दिया गया। वन हैज़ एमएलए एंड अदर द मिनिस्टर। अच्छा, एक ये असर ड्यूल इसलिए बता रहा है कि देखिए वो जो मिनिस्टर बना तो उसको पूरे स्टेट का काम भी देखना है, साथ ही वो जिस एरिया का वो एमएलए है उसको अपने एरिया का विकास भी करना है। जैसे कोई एमएलए चित्रकूट का है, उस चित्रकूट के एमएलए को अपने चित्रकूट का विकास भी देखना है, और अगर उसको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दिया गया तो उस पूरे स्टेट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी उसको देखना है, यानी दो काम उसको कभी कभी दे दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से उनके पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वी विल रीड आफ्टर दिस फर्दर। अब देखिए अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में किस तरह से डिबेट होती है, बहस होती है। अब ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है कि कैसे डिस्कशन होता है।
ठीक है। तो इसमें डिस्कशन कैसे होगा, अपोजिशन पार्टी का जो एमएलए होगा वो रूलिंग पार्टी के एमएलए से डिस्कशन करेगा, जो मिनिस्टर बने बैठे होते हैं भाई वहाँ पर। तो देखो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो जब लेजिस्लेटिव असेंबली में ये लोग बैठने जब जाते हैं ना, सीट पर जब बैठते हैं ना, तो वहाँ सभी एमएलए ही होते हैं। ऐसा नहीं कि अब कोई स्टेट का मिनिस्टर है तो अब वो जाके वहाँ बैठेगा तो मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर तो है ही, साथ में वो एमएलए की भूमिका के रूप में बैठेगा, यानी वहाँ पर जब बैठेगा तो सब एमएलए हैं, ठीक है ना। तो ये जो अपोजिशन पार्टी वाले एमएलए होते हैं, जो अपोजिशन पार्टी वाले एमएलए जीते होते हैं, जैसे कांग्रेस है, तो ये कांग्रेस क्या करेगी, ये जो बीजेपी के मिनिस्टर हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर बने हैं, अगर इनके क्षेत्र में, इनके प्रदेश में कोई अच्छा काम नहीं हो रहा होगा तो ये सारा क्वेश्चन इनसे पूछेंगे। और ये इनका काम है क्वेश्चन पूछना, और ये जो रूलिंग पार्टी के मेंबर होते हैं ना, इनका काम है आंसर देना। ये आंसर देंगे, ठीक है ना, ये जवाब देंगे कि हाँ हमने किस वजह से हम ये काम कर रहे हैं, किस वजह से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा डिस्कशन ही आप लोगों को इसमें देखा जाता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए पैराग्राफ थोड़ा और एक बार देख लीजिए, इसी चीज़ को जो मैं आपको बता रहा हूँ। दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन अ करंट प्रॉब्लम। ये जो असेंबली होती है ना, कभी कभी करंट जो प्रॉब्लम होती है ना, जैसे हमारे स्टेट में कोई घटना घट गई है ना, तो उसको भी वहाँ पर डिस्कस किया जाता है उस लेजिस्लेटिव असेंबली में। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम होता क्या है, एमएलए कैन एक्सप्रेस दियर ओपिनियन, एमएलए अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, और दूसरे जो अपोनेंट होते हैं वो उसको क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड टू द इशू एंड गिव सजेशंस, और सजेशन भी देते हैं, है ना, कि हम लोग ये करने वाले हैं। ये कौन बताता है, रूलिंग पार्टी का जो एमएलए होगा वो बताएगा, ठीक है। एंड व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया अपने स्टेट के लिए, ये सब गवर्नमेंट बताती है लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में एक तरह से पूरी तरह से जो रूलिंग पार्टी के मेंबर होते हैं ना, उनकी एक क्लास लग जाती है। भाई आप स्टेट में काम क्या कर रहे हो, कितना अच्छा काम कर रहे हो, सब कुछ बताइए, चलिए यहाँ पे बताइए आपने क्या क्या काम किया। अपोजिशन पार्टी वाले सब एक एक तरफ से पूछ लेते हैं उनसे, ठीक है, और ये सारी डिटेल बताते भी हैं। क्योंकि ये मिनिस्टर हैं, ये रूलिंग पार्टी है, उनकी जवाबदेही है, ठीक है। Those who wish to can respond to this, the minister then replies to the questions and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken, है ना। The chief minister and other minister have to take decision and run the government। जो चीफ मिनिस्टर होगा, जो दूसरा मिनिस्टर होगा, इन दोनों लोग मिलकर क्या करते हैं, कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं और गवर्नमेंट को चलाते हैं। वी यूजली हियर, अक्सर ये क्या करते हैं, हियर अबाउट देम, ये सुनते हैं, सी और देखते हैं देम इन द न्यूज चैनल, इन द न्यूज पेपर, ये भी न्यूज पेपर और न्यूज चैनल ये लोग भी तो देखते हैं। वॉट एवर डिसीजंस आर बी टेकन हैव बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इनके द्वारा लिए गए जो डिसीजन होते हैं ना, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में अप्रूव होने चाहिए। जैसे अच्छा हाँ, एक चीज़ और समझिएगा, जैसे कोई कानून बनाना है, जैसे कोई लॉ बनाना है, तो लॉ बनाने का काम कौन करेगा, रूलिंग पार्टी करेगी कि नहीं करेगी, रूलिंग पार्टी। जैसे आज रूलिंग पार्टी एक डिसीजन ले रही है कि हमारे स्टेट में जो भी पुअर्स होंगे हम उनके लिए ये सुविधाएं देने जा रहे हैं, तो उसको जो है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, वो जो है वो कहाँ होगा। तो वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछा गया ना, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वही होंगे, यानी रूलिंग पार्टी के जो एमएलए होंगे ना, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वही रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसलिए ठीक है, तो इस तरह से अब आप देख लीजिए इसमें क्या दिया है, वट एवर डिसीजंस आर बी टेकन हैव बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ध्यान दीजिएगा, जो भी डिसीजन गवर्नमेंट लेगी, जो भी डिसीजन गवर्नमेंट लेना चाहेगी, उसको अप्रूव्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। अप्रूव्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। अप्रूव्ड का मतलब ये होता है जैसे कोई कानून बनना है ना, तो पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली के 2/3 मेंबर यानी कि 3 अगर लोग हैं तो 3 में से 2 लोग ही इस बात को ज़रूर कहें कि नहीं ये बात सही है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर वहाँ पर 68 एमएलए हैं, 68, तो 68 का आप 2/3 कर लीजिए, कितना होता है, ठीक है ना। 68 को आप डिवाइड कर लीजिए, तो इतने मेंबर जब सहमति दे देंगे कि हाँ ये कानून बनना चाहिए, लॉ बनना चाहिए, तभी फिर वो लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होता है और फिर गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर उसमें साइन करते हैं और वो कानून क्या होता है, पूरे प्रदेश में, पूरे स्टेट में लागू हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी गवर्नमेंट अपने हिसाब से कानून नहीं बना सकती है, उसके अप्रूवल बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखिए जो MLA 1 MLA 2 दिए हैं, ये सब डिस्कशन चल रहा है, हर MLA अपने यहाँ क्षेत्र की प्रॉब्लम बता रहा है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से सब डिस्कशन होता है वहाँ पे, ठीक है।
वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से वर्किंग करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती है गवर्नमेंट, अपने द्वारा किए गए कार्यों को क्या करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है, ठीक है ना, और जग जाहिर करती है कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को तो भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है बेटा, ठीक है। गवर्नमेंट स्मेल्स द गार्बेज, ठीक है। चीफ मिनिस्टर प्रोमिसेस द फंड वर्क, चीफ मिनिस्टर ऐसे फंड के लिए प्रॉमिस भी कर लेते हैं कि हाँ हम आपको ये इतना फंड देंगे। तो ये सब चीज़ें आप लोग डिस्कस करिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोग मुझसे आप लोग मुझसे बाय व्हाट्सएप थ्रू आप लोग मुझसे पूछिए, ठीक है ना। अब चैप्टर में इधर कुछ है नहीं, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। ग्लोसरी आपके लिए ऑलवेज इंपॉर्टेंट है, तो ग्लोसरी अगर मैं छोड़ भी दूँ तो आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए कंसिस्टेंसीज मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। कंसिस्टेंसीज क्या होती है ना, एक पर्टिकुलर एरिया होता है विच ऑल द वोटर्स लिविंग देयर चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, जो अपने ऐसा एरिया सेलेक्ट करते हैं जिसमें जहाँ पर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। मेजोरिटी मैंने बता दिया, अपोजिशन बता दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बता दिया आपको, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चैप्टर 4 में है ना, चैप्टर 4 में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।